सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे तब्दीली का शिद्दत से इंतजार, काबीना में फिर उखाड़ पछाड़, शहबाज की रुक गई परवाज, जमानत पर जजेस में इख्तलाफ, नून लीग पीपल्स पार्टी में इल्जामात का मुकाबला, नवाज शरीफ और फजल रहमान में राब्ता, वजीर आजम का सिंध का दौरा, 18वीं तरमीम और जजीरों का चर्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नून लीग पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर डील के इल्जाम और वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरा सिंध के मौके पर 18वीं तरमीम और जजीरों का जिक्र, यह सब कुछ बता रहा है कि सियासत में कोई नया तूफान उठने जा रहा है। सक्खर में अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध के जज़ायर का जिक्र करते हुए इस मंसूबे का NOC वापस लेने पर सिंध हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। अभी मामला गड़बड़ होता नजर आ रहा है। क्या इन सवालात का मतलब है कि इस मामले पर सिंध और विफाक में फिर हल्की फुल्की मौसीकी होने जा रही है? क्योंकि इस वक्त तक अपोजिशन जमातें हुकूमत की बजाय एक दूसरे पर ज्यादा सवाल उठा रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर डील के इल्जाम लगा रही हैं। शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले पर नासिर हुसैन शाह का मानी खेज ट्वीट के कौम को जल्द पता चल जाएगा कि PDM तोड़ने का फायदा किसको हुआ, जो जवाब नून लीग की तरफ से भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ PDM में वापसी के लिए पीपल्स पार्टी और मौलाना में राजो न्याज का सिलसिला है। मौलाना और नवाज शरीफ के दरमियान भी राबता हुआ है, जिसमें ईद के बाद एहतजाजी तहरीक को तेज करने पर सलाह मशवरे किए गए। लेकिन सवाल यह है कि इत्तेहादी लड़ते रहे तो तहरीक तेज कैसे होगी? क्या शहबाज शरीफ जेल से बाहर आकर क़यादत संभालेंगे, जिनकी जमानत पर रिहाई का मामला फिल वक्त जजेस में इख्तलाफ की वजह से लटक गया है? वाकिफान हाल इसके ताने बाने बड़ी सियासी गेम से जोड़ रहे हैं। जाती उमरा में जमीन की अलॉटमेंट मामले को लेकर आज नून लीगी रहनुमा बहुत गुस्से में थे। ऐसे इकबाल ने नफ्सियाती माहिरीन का पैनल बनाकर वज़ीर आज़म का मुआयना कराने का मुतालबा किया तो राना सनाउल्लाह ढके छुपे अल्फाज में ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ रियासत को भी धमकी दे गए। लग यूं रहा है कि पंजाब हुकूमत जाती उमरा का ये महल गिराना चाहती है। कल जाती उमरा के पास कंटेनर्स का काफिला कैसे पहुंचाया, यह भी एक सवाल है। लेकिन फिल वक्त हुकूमत के सामने सबसे बड़ा मामला तब्दीली लाने का है। अब तब्दीली का वक्त कम और मुकाबला सख्त वाला मामला बन चुका है। इस शाहकार की तलाश में वज़ीर आज़म ने बहुत कुछ किया, बड़े बेकरार नजर आ रहे हैं, कभी कोई। आप देखिए हफीज शेख साहब गए, उसके बाद एक हमाद अजहर, अब शौकत तरीन को आजमाने का फैसला हो गया है। वही शौकत तरीन जो पीपल्स पार्टी दौर में किए गए इक़दाम पर नैब मुकदमात का सामना कर रहे हैं। एक नैब ज़दा वज़ीर ख़जाना क्या तब्दीली के ख्वाब को पूरा कर सकता है? सवाल इन पर बने मुकदमात का भी है। आज बात करेंगे कि तब्दीली के साथ साथ इनके मुकदमात का क्या बनेगा। असद खरल बाबड़ोगर मेरे साथ हैं। खरल साहब, आप बड़े बेहतर तरीके से नैब के मामलात को समझते हैं। ये शौकत तरीन साहब तो कहते रहे कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक नैब के केसेस हैं, तो अब वो फिर वजीर खजाना किस तरह बन रहे हैं? देखिए, अब ये इस हवाले से तो नैब को अब वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर इंक्वायरीज तो चल रही थी और वो खुद भी उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमत ने मुझे वज़ीर ख़जाना बनाना है तो पहले मेरे नैब के जो केसेस हैं वो ख़त्म कराएं। तो अब पता चल जाएगा कि नैब के केसेस उसी तरह ही हैं और एक नैब का जो मुल्ज़म है जिसके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं उसको वज़ीर ख़जाना के साथ साथ वज़ीर सनत व पैदावार भी बनाया गया, क्योंकि हमाद अजहर साहब जो है उनसे वज़ीर इक़्तिसादी जो सनत व पैदावार का जो कलमदान है वो भी वापस ले लिया गया वज़ीर ख़जाना के साथ साथ। तो अब मामला ये है कि बल्कि उनसे सनत व पैदावार का कलमदान जो है वो खुसरो बुख्तियार साहब जो है उनको दे दिया गया। जिस तरह फवाद चौधरी साहब जो है उनको वज़ीर इत्तलात व नशरियात अगर बनाया गया तो उनकी जगह पे सेंटर शिबली फराज जो है उनको वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उमर अयूब जो है उनको जो है इक़्तिसादी अमूर का वज़ीर जो है वो बनाया गया। तो मामला ये है कि ये 4 साल के अंदर, अगर 3 साल के अंदर देखा जाए तो चौथा वज़ीर ख़जाना है। पहले आपके सामने जिस तरह असद उमर बने, उसके बाद फिर शेख अब्दुल हफीज़ बने, फिर हमाद अजहर बने और उसके बाद अब शौकत तरीन। चौथा जो वज़ीर ख़जाना है वो बनाया गया है। तो अभी तजर्बात चल रहे हैं और ये जो पीपल्स पार्टी के दौर में जो जिस तरह आपने बताया कि शौकत तरीन साहब ने जो वज़ीर ख़जाना रहे और उसके बाद उनके ऊपर नैब के केसेस भी बने,
तो अब एक तरफ हुकूमत जो है ये दावा करती है कि अकाउंटेबिलिटी, इंसाफ, और दूसरी तरफ जिन लोगों के ऊपर नैब की इंक्वायरी है उनको अगर आप वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सनअत व पैदावार लगाएंगे तो सवाल फिर इस हुकूमत की जो इंसाफ का जो नारा है या जो उसके ऊपर भी तो उठेंगे यकीनन। तो ये अब सूरत हाल है आपके सामने है। जिस तरह के 3 साल गुजर गए, अभी तक वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये समझ नहीं आ रही कि किसको किस जगह पे खिलाना है। तो मेरा ख्याल है अब टाइम थोड़ा है और मुकाबला सख्त है। तो देखते हैं कि आगे किस तरह ये सारे मामला जाते हैं और जब इलेक्शन में हुकूमत जाएगी 2023 में। लेकिन सही है, मगर अच्छा असद खरल साहब आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, ये बातें सही है, लेकिन बाबर डोगर साहब ये भी तो है कि इमरान खान साहब, इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल दबाव में नहीं आ रहे कि अगर कोई शख्स नहीं भी परफॉर्म कर रहा तो मिसाल के तौर पर अगर इसहाक डार है जी तो इसहाक डार को कोई हटा ही नहीं सकता, बस वही चलेंगे, या उस बाकी अदवार में हमने देखा कि बस जो आ गया है बस ठीक है, क्योंकि उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, एक पावर होती है, उसको हिलाया नहीं जाता। इमरान खान साहब तब्दील कर देते हैं। अभी हमाद अजहर को तो ऐसे लगता है जुमा 8 दिन नहीं हुए थे, इस तरह बात कर रहे थे उसामा साहब आपसे कि क्या आगे इस तरह फिर किस तरह ये मामला चलेंगे। खैर साहब, पहली बात तो ये है, मुझे एक चीज़ बताएं, इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब में फ़र्क क्या है। उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी कोई 6-7 दफ़ा अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है वो बदल ली, सेक्रेटरी जो हैं वो रोज़ हर को 3 महीने के बाद वो बदल देते हैं। और इमरान खान साहब ने कुछ 6 दफ़ा, इन 2.5 सालों में कुछ 6 दफ़ा अपनी कैबिनेट जो है वो रिशफल कर दी है। अभी भी मैं देख रहा था, फवाद चौधरी पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनके बाद फरदौस हाजी कवान आ गए, उनके बाद शिबली फराज आ गए, अब फिर फवाद साहब को वापस लेके आया गया। इस तरह शहरयार अफरीदी थे इंटीरियर में, उसके बाद इजाज़ शाह साहब आ गए, अब शेख रशीद साहब आ गए, असद उमर को लेके आए, उसके बाद उनको हटाया तो हफीज़ शेख साहब को ले आया, हफीज़ शेख साहब को उठाया तो 15 दिन के लिए हमाद अजहर साहब को ले आए, अब शौकत तरीन आ गए हैं। बाकी सारी मिनिस्ट्रीज़ का भी यही हाल है कि 3-3, 4-4 दफ़ा मिनिस्ट्रीज़ में रीशफल हो चुका है। अच्छा, बंदे वही हैं, मासा एक बंदा जो चेंज हुआ है वो है शौकत तरीन आ गया, और शौकत तरीन मेरा मतलब वो भी जिस पे कि नैब की इंक्वायरी चल रही है, IPP केस में, रेंटल पावर केस में वो नैब की इंक्वायरियाँ भुगत रहा है, और वो उसको जनाब नैब को आपने ला के फाइनेंस मिनिस्टर बिठा दिया है। एक तरफ आप कह रहे कोई NRO नहीं दूंगा, नैब ज़दगां जो हैं उनको छोड़ूंगा नहीं, और दूसरी तरफ नैब ज़दगां को पकड़ के आप कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। तो कोई फेडरल गवर्नमेंट की मुझे तो कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। और ये किस तरह से हो सकता है कि एक बंदा जो इंटीरियर में परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो फाइनेंस में कर लेगा, या जो फाइनेंस में नहीं कर रहा वो जाके इंडस्ट्रीज़ में कर लेगा, जो इंडस्ट्रीज़ में नहीं कर रहा वो जाके उधर परफॉर्म कर लेगा। और 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4-4 दफ़ा आप बंदों को बदल दे रहे हैं। हमाद अजहर की सबसे पहले रेवेन्यू थी, फिर इंडस्ट्री थी, रेवेन्यू थी, उसके बाद अब फाइनेंस, और उसके बाद EAD में चले गए हैं, क्योंकि चौथी उसको आपने मिनिस्ट्री दे दी, और रेवेन्यू से भी उसको निकाल दिया है। रेवेन्यू का चार्ज भी जो है वो शौकत तरीन साहब को दे दिया कि रेवेन्यू के मामला भी वही देखें, फाइनेंस को भी वही देखें, इंडस्ट्रीज को भी वही देखें। खैर साहब, इस तरह से गवर्नमेंट नहीं चलती। इतनी तेज़ी से आप रीशफल करते हैं, 6-6 महीने तो मिनिस्टर को अपने महकमे को समझने में लग जाते हैं, और जितनी देर में अपने महकमे को समझते हैं आप उसको पकड़ के तबादला कर देते हैं, आगे फेंक देते हैं कि नया बंदा आ जाए, वो 6 महीने लगाता है, वो 6 महीने लगाता है, उसके बाद आप नए बंदे को लगा देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि ये होना तो ये चाहिए कि कोई भी मिनिस्टर आए कम से कम 3-4 साल तो उसको दें, वो आए अपने महकमे के मामला को समझे, उसके बाद पहले तो होना चाहिए कि आपकी शैडो कैबिनेट होनी चाहिए, आपके पास हर बंदे फील्ड का एक एक्सपर्ट होना चाहिए। जब आपकी सारी दुनिया में इमरान खान साहब बार वेस्ट की मिसाल देते हैं, बार अमेरिका की मिसाल देते हैं, वहाँ पे तो उनकी तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की शैडो कैबिनेट्स होती हैं, और वो जो लोग होते हैं वो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके रखते हैं। जो ही गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट जो है वो जनाब वो मिनिस्टर जो होते हैं उनको सारे इश्यूज का पता होता है और वो काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर तो मुझे तो चीज़ ही नहीं समझ आ रही कि एक बंदा 6 महीने एक महकमे में है, अगले 6 महीने में दूसरे महकमे में, उससे अगले 6 महीने में तीसरे महकमे में, अगले 6 महीने में चौथे महकमे में है। उसामा साहब 6 महीने में तो महकमा समझ ही नहीं लगता। मसला बड़ी मुश्किल से मिनिस्टर जो है उसको उस वर्किंग को समझता है, वहाँ के इश्यूज को समझता है, और जब उसको थोड़ी बहुत समझ आती है आप पकड़े उसको अगले महकमे में फेंक देते हैं कि बाबर साहब ठीक नहीं है। जी
आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं ना बाबर साहब, क्या करें? वही लोग हैं, इलेक्ट होके आए हैं, अब नॉन इलेक्ट को लगाएंगे तो फिर मसला बन जाएगा ही नहीं, कोई घुमा के वो म्यूजिक नहीं तो फिर आप उसामा साहब एक महकमा दे ना, दाखिला है तो पहले रेलवे, कभी कहीं, यही लगता है। लेकिन एक बड़ी अजीब कहानी हुई है जी 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 जी, ताकि उसको परफॉर्म करे, उसको बैठा रहने दें फिर। नहीं तो अब क्या करे फिर अगले में, वो क्या कंडीशन है कि वो अगले में परफॉर्म करेगा? और सर तो फिर वो परफॉर्म कर ही नहीं ना सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसको निकाल के बाहर फेंके, उसकी जगह कोई और ले। आपके पास 160-70 बंदे हैं ना, किसी और को जुमा लें। मेरा मतलब अगर हमारा रेवेन्यू में नहीं कर सकता, फाइनेंस में नहीं कर सकता, तो फिर ईएडी में कैसे करेगा? अगर अच्छा मुझे ये बताएं बाबर साहब। जी 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 चले ठीक है, चले मान लिया आपकी बात बाबर साहब, लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो मामला शहबाज शरीफ साहब वाला हुआ है, ये नहीं समझ आ रहा, और आम आदमी को समझाएं असद खरल साहब कि ये हुआ क्या है, कि वहाँ पर तो वही बात, मिठाइयाँ तकसीम हो गई, वो फिर नून लीग के बारे में, बेचारों के बारे में कहा जाता है रसगुल्ले पहले खा लेते हैं। वहाँ तो अब उनका तो कसूर नहीं है, वहाँ आकर तो बाकायदा ऐलान हुआ कि जी 50-50 लाख के जमानती में चल के ले आए, तो वो मीडिया से भी उन्होंने बात कर ली कि जी हक की फतह हो गई है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा सच पर थे, एक दिले की करप्शन नहीं, मरीम साहबा ने मुबारकबादें, ट्वीट हो गया, सारा कुछ हो गया। तो ये जजेस में इख्तलाफ, ये सारा कुछ हुआ क्या है असल में? ये टेक्निकली, ये कानूनी तौर पर होता क्या है? ये जल्दबाजी कैसे हो गई असद खरल साहब? अच्छा, अब मामला ये है उसामा साहब, ये 2 रुकनी बेंच है जो कि नैब के केसेस सुनता है। उसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस असद जवेद घराल साहब पर मुश्तमिल है। अब समाअत हुई, पहले शहबाज शरीफ साहब के वकला को सुना गया, उसके बाद नैब जो है उनके प्रोसिक्यूटर को सुना गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसके हवाले से ये दरख्वास्त जमानत की दायर की थी शहबाज शरीफ साहब की जानब से। अब हुआ ये कि जब दोनों जानब से दलाइल मुकम्मल हुए तो फैसला इसका महफूज हो गया और जज साहबान चैम्बर में चले गए। और जो ही वो गए हैं, कुछ 20 मिनट बाद कोर्ट एसोसिएट आए और उन्होंने बावाज़े बुलंद कहा कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर हुई है, 50-50 लाख के मचलके जमा करा दी। अब एक तरफ ये बात, एक दूसरे को मुबारकबाद दें, ये मिठाइयाँ वगैरह तकसीम तो हो गई। अब हुआ क्या कि जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने उन्हें मुख्तर फैसला जो ज़मानत का वो लिख के भेजा, तो जस्टिस असद गुराल साहब जो है उनको जब भिजवाया गया फैसला तो उन्होंने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। और अगले रोज़ जब वो आए तो वो डिवीज़न बेंच में नहीं बैठे और वो सिंगल बेंच जो है उसमें बैठे। अपने केस उन्होंने सिर्फ सिंगल बेंच में ही किए, डीबी में नहीं गए। अब होता यह है कि जब दोनों अगर जज साहबान दस्तखत उसके ऊपर कर देते तो जाहिर बात है वो फिर तो ठीक थी बात। अब या तो मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है कि जो बेंच की सरबराही कर रहे थे, 2 रुकनी बेंच है चूँकि, तो वोट तो एक ही होता है 2 जजेस साहबान का। जब इख्तलाफ आ गया, एक जज ने दस्तखत नहीं किए तो वो फैसला तो नहीं हो सकता। तो अब कोर्ट एसोसिएट ने में भी जस्टिस सरफराज डोगर साहब की बात सुनकर उन्होंने अनाउंस कर दिया, लेकिन जो फैसला गया है दूसरे जज साहब के पास तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। अब हुआ ये कि अब दोनों जज साहबान जो हैं वो अपने अपने फैसले लिखकर वो चीफ जस्टिस साहब को भेजेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने एक बेंच नया तश्कील दे दिया है जो नैब के अब केस सुनेगा। जस्टिस जो सरफराज डोगर साहब हैं मुल्तान बेंच में चले गए हैं उनका कागज़ के मुताबिक, और जो जस्टिस असद गुराल साहब हैं, असद गुराल साहब वो चले गए हैं भावलपुर बेंच में। अब नीलम साहिबा हैं जस्टिस, और जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब हैं, उन पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी एक बेंच बन गया नैब का। अब इस तरह की अगर सूरत हाल होती है तो जो आइनी महरीन है जो उनके मुताबिक तो यही है कि अब ये चूँकि 2 जजों के दरमियान इख्तलाफ हो गया ज़मानत के ऊपर, अब ये रेफरी जज के पास ये मैटर जाएगा और उसमें फिर आप देखें कि क्या फैसला सामने आता है। बहरहाल ये तो वही ज़मानत है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने ताने भी दे दिए कि आप देखें PDM जो है इसकी बेनिफिशियरी तो शहबाज शरीफ हैं, उनको रिलीफ मिल गया, ये हो गया वो हो गया। तो अब एक्चुअली जो बात सामने आई है उसके मुताबिक तो ये उनकी जो बात है बिल्कुल उसके अंदर कोई वजन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है ये शहबाज शरीफ साहब बाहर आकर किस तरह करेंगे? अब जाहिर है तो अदालत पर है, रेफरी जज इस पर जो भी फैसला देगा, लेकिन आप ये खबर दे चुके हैं, आपकी खबर बिल्कुल ठीक थी। आप तो टाइमलाइन बताते रहे कि अब आकर शहबाज शरीफ साहब अभी ज़मानत की दरख्वास्त नहीं देंगे, अब देंगे। वो दरख्वास्त ज़मानत उस तरह हुई, फिर अब ख्याल ये 2 ही हो सकते हैं, या तो ज़मानत नहीं मिलेगी या मिल जाएगी। तो अगर नहीं मिली उसी तरह चलेगा मामला, और अगर मिल जाती है
तो फिर उसके बाद वो एक्टिव हो जाएंगे, ये जो जाती उम्रा गिराने की साजिशें हो रही हैं इसको रोक सकेंगे, वो मुफाहमत करके कुछ बेहतरी ला सकेंगे शहबाज शरीफ? उसामा साहब बिल्कुल, अगर तो शहबाज शरीफ को बेल हो जाती है, अब मसला चला गया रेफरी जज साहब के पास, लेकिन ये अभी चीज़ देखने वाली है कि कोर्ट एसोसिएट जो है वो किस तरह से, मेरा मतलब है कि अगर दोनों जजेस ने उस पर बेल पे साइन नहीं किए, शॉर्ट जजमेंट पे दोनों जजेस के साइन नहीं हुए, तो उसने किस तरह से आके ये फैसला सुना दिया, इसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर जस्टिस अजद घुराल साहब जो थे उनको ऑब्जेक्शन था, वो बेल नहीं देना चाह रहे थे, और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो बेल देना चाह रहे थे, और ये इख्तलाफ था दोनों में, तो फिर ये कोर्ट एसोसिएट जो है उसको तो आके बेल ये अनाउंस करना कि जी बेल मंजूर की जाती है और 50-50 लाख चल के जो है वो जमा करवा दिए जाएँ, फिर वो किस तरह से ये कह सकता है? क्या दोनों जजेस ने जो बेल थी उस पर, जो शॉर्ट जजमेंट थी उस पर साइन किए थे? अगर नहीं किए थे तो फिर उसने किस तरह से अनाउंसमेंट कर दिया? और अब बाद में ये है कि अजीत गुराल साहब जो हैं उन्होंने अपना एक इख्तलाफी नोट लिखा है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, जो शहबाज शरीफ के जो वकीलों ने जो भी उस पर आर्गूमेंट दिए वो उनसे सेटिस्फाई नहीं है, तो उन्होंने तो वो बेल के हक़ में नहीं थे, जबकि सरफराज डोगर साहब जो है वो बेल के हक़ में थे। ये बड़ा रेयर होता है, ये मैंने जितने भी लॉयर से बात की है उन्होंने कहा जी हमने ये कभी नहीं सुना, ये बहुत ही रेयर है कि किसी बेल के ऊपर डीबी बैठी और जजेस के दरमियान आपस में बेल पे इख्तलाफ आ जाए, और इख्तलाफ भी इस तरह से आ जाए कि बेल एप्लीके जो है वो जाके कोर्ट एसोसिएट अनाउंस कर दे कि जी बेल मंजूर हो गई। वो ये भी कह सकता था कि बेल मंजूर नहीं हुई, और जजेस जो है, और उसके बाद ये कि चूँकि जजेस में इख्तलाफ है तो मामला जो है वो चीफ जस्टिस को रेफ़र किया जा रहा है, पर चीफ जस्टिस जो है अब उनके पास इख्तियार है कि वो ये बेल खुद भी सुन सकती हैं और किसी भी सीनियर जज को ये जो है वो मैटर रेफ़र कर सकते हैं। वो दोनों जजेस के जो आर्गूमेंट्स हैं वो उनको पढ़ेंगे और उसके मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन बड़ा अजीब है, इससे पहले इस तरह का कोई इंसिडेंट मुझे जितनी जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है तो इस तरह का कोई वाक़या हुआ नहीं कि बेल मैटर पे इस तरह से जजेस में इख्तलाफ आ जाए। तो उसामा साहब इंटरेस्टिंग है, अब देखें कि किस तरफ जाता है, क्या ये बेल होती है या बेल नहीं होती, ये तो अब रेफरी जज जो है दोनों जजेस के नोट, अब ये बड़ा दिलचस्प हो गया, अजीबोगरीब हो गया। लेकिन ये जो असद खल साहब, एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि इमरान खान के ज़हनी मुआयने की ज़रूरत है, माहिर नफ्सियात का एक बोर्ड बैठना चाहिए, यानी एक तरफ मुल्क में अजीब हालात हैं और दूसरी तरफ जनाब वो जाती उम्रा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को भेज रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, उधर शहबाज शरीफ साहब की बेल का मामला है। तो क्या आपको क्या लगता है क्यों ये सब कुछ हो रहा है? ये एहसन इकबाल साहब जो बातें कर रहे हैं तो बड़े गुस्से में आ गए हैं, किस वजह से? ये बेल ना होने पर गुस्से में है, या ये जाती उम्रा का जो सारा केस सामने आया है वो ज़मीन का, ये उस वजह से गुस्से में? हाँ, उसामा साहब, जाती उम्रा का जो केस सामने आया वो कोई हुकूमत ने नहीं बनाया। 839 कनाल जगह है जो सरकारी जगह थी, और वहीदा बेगम और मोहम्मद अली, अगर मोहम्मद अली का किरदार एक बड़ा अफसानवी किरदार है, ये वही मोहम्मद अली है जिसने मीर शकील और रहमान को जगह बेची थी 58 कनाल। इधर भी मोहम्मद अली पहुंच गया है, और मेरा ख्याल है शायद इसी मोहम्मद अली की वजह से कोई ब्लैकमेलिंग के नतीजे में जियो को भी ये जगह जंग को भी दी, जब उन्होंने एक्सप्लॉइट किया होगा मामला। अब मामला ये है कि ये जो डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक हुक्मनामा उसके साथ लगा हुआ था, और जब ये इसको वापस ट्रैक किया गया तो वो कहीं ऐसा हुक्मनामा नहीं मिला। अब मोहम्मद अली और जो वहीदा बेगम है उन्होंने जो जगह बेची वो सरकारी जगह थी, और सरकारी जगह किसी को आप नहीं बेच सकते, उसका कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। तो इनका अगर तनाज़ा है तो वो तो जिनसे इन्होंने ली है जो भी है, और ये ख़ास तौर पर ये भी कि जब ये शमीम अख्तर साहिबा के नाम जगह होती है उस वक़्त वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ साहब थे, तो लिहाजा अब ये है कि रात को अगर कंटेनर वहाँ से गुजरे हैं, और जिस तरह यहाँ पे इन्होंने तमाशा लगा दिया, वो आज शहजाद अकबर साहब बता रहे थे कि कंटेनर गिराने के लिए तो नहीं, कुछ कंटेनर का किसी बिल्डिंग को गिराने से क्या तल्लुक़ होता है, मुझे तो समझ नहीं आती। तो वहाँ पे जनाब पहुँच गए लोग, और जनाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और आपस में एक सनसनीखेज़ी पैदा करने की कोशिश की गई कि जिस तरह हुकूमत जो है रात की तारीकी में जाके कोई मिसमार करने जा रही है। अभी चूँकि हुकूमत एक अदालती रिलीफ है, उनको एक उसके ऊपर स्टे है, तो जब तक वो स्टे ख़त्म नहीं होता हुकूमत किस तरह इस तरह कोई भी कदम उठा सकती है। तो मामला ये है कि अब डेस्परेट हुए पड़े हैं। वो एक मामला ये है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं इनके कोई ना कोई हर रोज़ कोई नया केस सामने आ जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि एहसन इकबाल साहब जो शहबाज शरीफ साहब जो बेल है उसकी वजह सीख पाएँ,
वो जिस तरीके से आप देखें कि जी 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 राना सनाउल्लाह साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने बाबर साहब अब ज़्यादा वो भी बड़ा सख्त हुए हैं और वो तो ऐसा लग रहा है रियासती इदारों से भी नाखुश हैं कि ये जिस तरह से मामला चल रहा है, ये शहबाज शरीफ साहब की बेल उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये हर दफ़ा इनके साथ क्यों हो जाता है? उसामा साहब, आज तो सबसे मज़ेदार ये है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को रगड़ा लगाया है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, इस गवर्नमेंट ने तो चले जाना है, आगे फिर हमने ही आना है, और अगर हम आए तो फिर तुम्हारा बेड़ा गर्क करेंगे। अब मज़े की बात यह है कि जिन अफसरान को उन्होंने नाम ले लेके पुकारा है, मगर चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि जनाब ये देखो चीफ सेक्रेटरी तुम्हें जवाब देना चाहिए था, गवर्नमेंट के सामने खड़ा होना चाहिए था। उसी तरह उन्होंने कमिश्नर लाहौर से कहा, उसी तरह उन्होंने SMBR से कहा। ज़रा सुन ले ये अफसरान कौन है। चीफ सेक्रेटरी जो है जवाद रफीक मलिक साहब, ये शहबाज शरीफ के चहीते अफसर थे। शहबाज शरीफ ने उनको कमिश्नर लाहौर लगाया। मैं आपको एक बात बता दूं, जो कमिश्नर लाहौर या DC लाहौर लगाता था, जिसको शहबाज शरीफ समझ लें कि वो उसका सबसे करीब बंदा होता था, सबसे काबिल इत्मीनान बंदा होता था। तो जवाद रफीक मलिक साहब कमिश्नर लाहौर रहे। उसके बाद सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, बहुत अहम पोजीशन है, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ ने लगाया, और अल्टीमेटली उनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में SMBR लगाया, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगाया। ये तीनों बड़ी अहम पोस्टें हैं, बड़ी अहम और कलीदी पोस्टें जो शहबाज शरीफ ने उनको दी हैं। और ये जो सारा इशू जिस तरह से हैंडल किया गया, मुझे तो लग रहा था कि शरीफ फैमिली को सारा कुछ पहले ही बताया गया, सब एक एक चीज़ बताई जाती रही कि किस तरह से ये सारा कुछ होता रहा। अब दूसरी तरफ आ जाए, उन्होंने कमिश्नर लाहौर को भी वार्निंग दे दी है। कमिश्नर लाहौर जो है कैप्टन क्या नाम है वो कैप्टन उस्मान, उनको शहबाज शरीफ ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर लगाया था। वो शहबाज शरीफ के एक चहीते अफसर थे, डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे और बड़े चहीते अफसर थे। उसको भी राना सना ने वार्निंग दी। और तीसरे SMBR तारड़ साहब, बाबर तारड़ साहब, ब्रेक है, एक मिनट दे रहे, बाबर तारड़ साहब कजन है तावला तारड़ के जो साथ खड़े हुए थे, और वो SMBR है। अच्छा, वो शायद इसीलिए नाराज है कि इतने जो है वो हमें तो धोखा दे रहे हैं, हमारे खिलाफ किस तरह से कर रहे हैं, या हमारा साथ उस तरह नहीं दे रहे, इसलिए शायद ज्यादा गुस्से में है। अपडेट्स का वक्त है, अपडेट्स के बाद मिलते हैं और नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में राब्ते की बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ जो कि लंदन में हैं, उनके दरमियान और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान रब्ता हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि मैं देख रहा था बयान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ लोगों के, और वो तो अब कह रहे हैं कि जनाब ये मुस्लिम लीग लंदन ने हम पर ये PDM पर सियासी अटैक किया है, जिसको उन्होंने कहा कि ये वहाँ से हमले हो रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी इसको अलग समझ रही है, नून लीग अलग हो गई है लंदन में और यहाँ पाकिस्तान में। तो असद खरल साहब, ये जो गुफ्तगू होती है, राबता होता है फ़ोन पर, उसके बाद कोई फ़र्क पड़ता है? क्योंकि अब कहा गया है कि जी ये ईद के बाद तहरीक तेज़ करनी है, तो पीपल्स पार्टी के बगैर अब ये तेज़ होने जा रही है तहरीक। फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ मिलकर कुछ करने वाले हैं, कुछ बड़ा इस हुकूमत के खिलाफ। देखिए, फजलुर रहमान पार्लियामेंट से बाहर है और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, और पीपल्स पार्टी PDM से बाहर है, ANP PDM से बाहर है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ईद के बाद, रमज़ान के बाद इन्होंने क्या तहरीक तेज़ करनी है। तहरीक के लिए जो 9 जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद है, 2-3 जमातें तो इसके अंदर शामिल ही अब नहीं रही, और जिस तरीके से आपस में एक जंग हो रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप के दरमियान, बहुत सख्त आपस के अंदर जो एक आपको नज़र आ रहा है, तनाव नज़र आ रहा है। ANP ऑलरेडी नाराज़ इससे नज़र आती है। अब मौलाना फजलुर रहमान रह गए हैं, या मुस्लिम लीग लंदन जो है चैप्टर नवाज शरीफ रह गए हैं। बाकी उसके बाद अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हैं उनके साथ किसी तरीके से चलने के लिए वो तैयार नहीं है। मरियम साहबा जो है उन्होंने देख लिया ज़ोर लगा कर, शोर मचा कर, कि उनके साथ अब कोई आने को तैयार नहीं है। 2-4 लोग उनके साथ रह गए हैं। बाकी जो लोग हैं, हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब, वो इदारों से, मौजूदा हुकूमत से, रियासती इदारों से किसी सूरत वो टकराव करने के लिए तैयार नहीं है। ना वो इस्तीफ़ों के हक़ में है, ना धरनों के हक़ में है, ना लॉन्ग मार्च के हक़ में। तो जब नून लीग जो उसकी बड़ी मेजॉरिटी जो है वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होगी, पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी, ANP शामिल नहीं होगी,
तो अकेले मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब मिलकर ईद के बाद या रमज़ान के बाद क्या तहरीक तेज़ करेंगे, वो तो अभी उसका अंजाम आपको नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कैथारसिस हुआ है, जस्ट लाइक एक दो शिकस्त खुर्दा जो रहनुमाओं के माबैन एक गुफ्तगू हुई है। नवाज शरीफ साहब ने अपने जो गिले शिकवे हैं वो किए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने कर रहे हैं बात कि जब मैं सरबराह नाम का हूँ, ना मेरी पीपल्स पार्टी सुनती है, ना नून लीग सुनती है मेरी, ना ANP, जमातें जो उसके अंदर PDM में शामिल है वो अपने खुद से ही फैसले करते जा रहे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने उनको दिलासा दिया। अच्छा, आप ये बताएं, बिल्कुल सही है, यही जो असद खरल साहब आपने बात की है ना, इसमें एक ये भी है कि अब भी कोशिशें तो नजर आ रही हैं, ख्वाहिशें नजर आ रही हैं दोनों तरफ से कि शायद अब भी किसी तरह से साथ चला जाए। बाबू डोगर साहब, कोशिश ये लग रही है, मियां नवाज शरीफ भी शायद चाह रहे हों, फजलुर रहमान साहब तो यकीनन चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ANP वापस आ जाएं, लेकिन मैं चौधरी मंजूर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, उनका बयान मैंने देखा अखबार में छपा है कि ये नून लीग लंदन ने ये टारगेटेड किलिंग की है PDM की, तो ये तो अब पीपल्स पार्टी तो इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करेगी। उसामा साहब, पहली बात तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान पहले सारी अपोजिशन के जो PDM थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें सारी अपोजिशन की पार्टी शामिल थी, उसके सरबराह थे, जिसमें बड़ी दो पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि एक वो पार्टी जिसकी सिंध में गवर्नमेंट है, दूसरी वो जिसका अपोजिशन लीडर है, और पंजाब में वो मेजॉरिटी पार्टी है, पंजाब में भी उनका अपोजिशन लीडर है, उस सारी अपोजिशन को वो हेड कर रहे थे। और जाहिर बात है जो PDM को हेड करेगा उसकी एक बड़ी वैल्यू होगी, और मौलाना जो थे उनकी आवाज़ सुनी जाती थी, मीडिया भी उनको सुनता था, सारी दुनिया उनको सुन रही थी कि PDM के सरबराह हैं, हेड हैं, जिसके नीचे PTI पार्टी और PMLN है। लेकिन अब हुआ ये कि पार्टी उससे निकल गई, नून लीग जो है वो भी अब PDM का बस ऐसा ही हिस्सा है, अदरवाइज़ वो भी जो है मौलाना को वो तो नहीं मानते। आप देखिए खुद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मौलाना तो कोई नज़र ही नहीं आ रहे। एक वो टाइम था कि मौलाना स्टेज पे सबसे फाइनल तकरीर वो करते थे, लाहौर का जलसा देख लें, गुजरावाला का देख लें, सिंध का देख लें, मौलाना जो था सारी दुनिया का मीडिया उनकी तरफ देख रहा था। अब मौलाना को पूछ को नहीं रहा, घर बैठे हुए हैं वो, तो मौलाना की तो हर चीज़ स्टेज पे लगी हुई है। वो तो ये चाहेंगे कि PDM दोबारा रिवाइव हो, किसी भी तरीके से इनके गिले शिकवे ख़त्म किए जाएं और ये दोनों दोबारा वापस आएँ, ताकि मैं उसका सरबराह बनूँ, मेरी कोई न्यूसेंस वैल्यू दोबारा बने, जो कि मुझे अब पॉसिबल नहीं लग रहा। जिस तरह से ये एक दूसरे के दूर आ चुके हैं, अब ये दोबारा वापस आना इतना आसान नहीं है। अनटिल और अनलेस दोनों को नया दोबारा से हाथ डाले, जरदारी साहब को भी डाले, कोई बिलावल को डाले, कोई और इधर नून लीग के बड़े बड़े लोगों को डाले, तो तभी ये पॉसिबल है कि ये नया से डरते हुए फिर एक दूसरे के करीब आ जाए, फिर मौलाना फजलुर रहमान से कहेंगे आ जाए जी हम सारे इकट्ठे होते हैं। अगर तो नैब एक्टिव नहीं होता तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि ये इतने करीब आएंगे जल्दी। ये तो किसी से ढके छुपे नहीं है ये इख्तलाफात। लेकिन असद खरल साहब, मैंने ये भी देखा है कि अवामी नेशनल पार्टी को असल में गुस्सा इस बात का भी है कि ये फजलुर रहमान साहब इतने आगे क्यों, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं, अवामी नेशनल पार्टी हो, फजलुर रहमान साहब का ग्रुप हो, JUI, तो इनके वोट बैंक, और वो कहते हैं कि फजलुर रहमान साहब सरबराह वो फैसले ले रहे हैं, उनको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, हमें उतनी अहमियत नहीं दी जा रही थी। बैकग्राउंड पर यह भी एक मसला हुआ है बहुत बड़ा। अच्छा, इसमें PDM में जब ये सरबराह बने थे मौलाना फजलुर रहमान साहब और जनरल सेक्रेटरी हैं नून लीग के जो SN इकबाल साहब, तो इसमें यह भी फैसला हुआ था कि ये रोटेशन पॉलिसी होगी कि मुख्तलिफ जमातें जो हैं उनके लोगों से सरबराह PDM के बनाए जाएंगे। अभी मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टर्न जो है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आने वाली है। तो एक तो ये है कि PDM, पहली बात तो ये इसकी आपस में दोबारा से उसी तरीके से यूनिटी कहीं नज़र नहीं आ रही, और अगर ये बन भी जाती है या इसकी, तो उसके अंदर फिर मेरा ख्याल है कि सरबराह फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं रहेंगे। ANP ऑलरेडी इस हवाले से तहफ़्ज़ात उसके आ चुके हैं सामने, और पहले ये से बात तयशुदा भी थी कि इसके सरबराह जो हैं वो तब्दील किए जाएंगे, मुख्तलिफ़ पार्टियों से उनको लिया जाएगा कुछ अरसा के लिए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो पार्ट पे अगर देखा जाए उनकी सरबराही में, तो PDM ने तो कोई ख़ास कोई अचीवमेंट हासिल नहीं की, कामयाबी उसने को हासिल नहीं की, तो इसलिए भी वो तो यूसुफ गिलानी को उन्होंने सेनेटर बनवा दिया यार, और क्या कामयाबी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो बदल देते था इनके। जो ये छोटी कामयाबी है कि उन्होंने पार्टी को एक सेनेटर दे दिया, वो जहाँ से कभी कोई सीट निकल ही नहीं सकती थी वो सीट दिलवा दी साहब। ये वजह क्या हुई कि फजलुर रहमान साहब के लिए एक और नाकामी, यानी एक वक्त में वो सदर बनना चाहते थे, बेटे को वो कौमी असम्बली में स्पीकर लगाना चाहते थे,
तो उसके बाद अब देखें कि नवाबजादा हुआ करते थे, वो कम से कम एक चलता था इतिहाद। अब पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे मुख्तसर तरीन मुद्दत का इतिहाद बना। और नवाबजादा नसरुल्लाह खान का एक दौर याद किया जाता है, तो वो भी अब एक नाकामी उनको होगी कि जी फजल रहमान साहब भी एक दौर में बने लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये क्या वजह है? वरना अपोजिशन के इतिहाद बना करते थे, चला करते थे, मुशर्रफ दौर में देखने उससे पहले हमें नजर आता है। तो ये क्यों हुआ इस तरह? फजल रहमान साहब के लिए एक और नाकामी लिखती गई। देखिए, उसामा साहब मुशर्रफ का दौर हो या जनरल ज़िया का दौर हो, नवाज़ा नसरुल्लाह खान जब भी बने अपोजिशन के वो बनते थे तो वो एक निडर और दिलेर आदमी थे और उनकी कोई अपनी ज़ाती कोई गर्ज़ो गायत नहीं होती थी। वो किसी के हाथों में नहीं खेलते थे। उन पर यह नहीं इल्ज़ाम कभी लगा कि जनाब उन्होंने किसी एक पार्टी से पैसे पकड़े हों या किसी एक पार्टी का वो एजेंडा आगे बढ़ा रहे होते थे। वो जब भी लड़ते थे वो जमहूरियत के लिए लड़ते थे और जमहूरियत की खातिर लड़ते थे। उनकी अपनी ज़ाती गर्ज उसमें शामिल नहीं होती थी। मौलाना फजल रहमान जो है उन पे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। पहला चार्ज पीओ पार्टी खुद ये चार्ज लगा रही कि वो जो नून लीग और नवाज शरीफ के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, नवाज शरीफ के कहने पे वो फैसले करते हैं, नवाज शरीफ के इन्फ्लुएंस में है मौलाना फजल रहमान साहब। अब मौलाना फजल रहमान साहब हो सकता है उनका ज़हन आगे ये हो कि अगला जो इलेक्शन है वो नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हों। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जितनी भी उन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया था उसको भी PMLN ने फाइनेंस किया था और अब भी ये जो तहरीक चली है PDM की, इसको भी फाइनेंस करने वाली PMLN थी। उनकी पार्टी के अपने लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि उन्होंने नून लीग से पैसे पकड़ कर ये सारी तहरीक चलाई हो, ये सारा कुछ किया है। तो मौलाना फजल रहमान पे जो इल्ज़ाम हैं वो मौलाना नवाबजादा नसरुल्लाह खान पे उस तरह के कोई नहीं थे। आप उनकी सोच से इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो किसी पार्टी से पैसे पकड़ कर कुछ करते थे या वो किसी पार्टी की डिक्टेशन लेते थे। यही वजह जो भी फैसला करते थे, यही वजह है कि एहसन इकबाल साहब, शाहिद काका नवासी साहब सुनते ही नहीं है। असद खरल साहब उनकी व्हाट्सएप ग्रुप से पीपल्स पार्टी को निकाल देना, शाहिद काका नवासी उनके खिलाफ एग्रेसिव बोल रहे हैं। फजल रहमान साहब की वो नहीं सुनते इस वजह से कि वो कहते हैं जी फंडिंग तो सारी हमारी है, पैसा हमारा है, इसलिए नून लीग जो है वो डिक्टेट करेगी। देखिए, मामला ये है कि नून लीग भी चंद लोग हैं जो उनके साथ फजल रहमान साहब के साथ होंगे। बाकी लोग जो अक्सरियत है नून लीग वो उनको पसंद नहीं करती। इस तरह डॉक्टर साहब भी कह चुके हैं और मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि जो शहबाज शरीफ हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब को सख्त नापसंद करते हैं। जब वो वज़ीर आला पंजाब थे उस वक़्त एक दो इश्यूज़ आए थे तो मौलाना फजल रहमान साहब ने मिलने की कोशिश की, उन्होंने उस वक़्त मिले भी नहीं थे वज़ीर आला पंजाब। ये भी वजह है। तो मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज तो उनके साथ बिल्कुल चलने के लिए तो तैयार हैं। नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क, तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब अगर रिहा होते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही सब नाराज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो फोनों पे बात होगी नवाज शरीफ से लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर उस तरह उनके साथ कोई नहीं चल रहा होगा। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या अगर PDM टूट फूट गई है तो अब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान फिर से कोई नई जंग शुरू होने लगी है। 18वीं तरमीम के बारे में इमरान खान साहब बोले हैं, सिंध के जजायर के बारे में बोले हैं, क्या होगा? ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान अंदरूनी सिंध गए, उन्होंने दौरा किया, सखर भी पहुंचे, गवर्नर सिंध भी उनके साथ थे। उन्होंने शिकवा भी किया, कुछ शिकायतें भी थीं और इस बात पर अफसोस भी कि वो ज़्यादा नहीं आ सके अंदरूनी सिंध। वो मानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत है, परेशानी है, लेकिन साथ वो 18वीं तरमीम का भी जिक्र करते हैं, सिंध के जजीरों का भी जिक्र करते हैं। तो ऐसे लग रहा है शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी इसी वजह से वो उतना काम नहीं कर पा रही अपनी हुकूमत सिंध के लिए कि उनके हाथ बंधे हैं। 18वीं तरमीम में सूबों को आज़ादी है, सूबों के पास इख्तियारात हैं, इसीलिए अब वो बर्डर आइलैंड हो उनको तरक्की देना चाहते हैं। उसमें भी सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, वो कहती है कि यहाँ नहीं कर सकते हमारे बगैर। तो किस तरह से वो आगे मामला को लेकर चलें, किस तरह से तरक्की की तरफ जाएं? असद खरल साहब ये हाथ बंधे हैं इमरान खान साहब के, बड़े वो मजबूर हैं। अब 18वीं तरमीम है, अगर सिंध में भी वो तरक्की करना चाहते हैं, कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं तो वो उस तरह नहीं कर पा रहे। अभी हमने हॉस्पिटल्स का मामला देख लिया। मामला ये है उसामा साहब के पहले
35,000 अरब रुपया वापस किया है। तो उनका ये कहना है कि 15,000 अरब जो सूद की मद में पिछली हुकूमत से भी ज़्यादा हम वापस सूद की मद में अदा कर चुके हैं। उसने अगर 20,000 अरब दिया तो हम 35,000 अरब वापस कर चुके हैं। तो यही 15,000 अजाफी जो 15,000 अरब है वो डेवलपमेंट पर लगाया जा सकता था। तो ये सारे मामलात हैं, इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये जो 18th अमेंडमेंट है इसकी वजह से इख्तियारात जो बहुत ज़्यादा सूबों को चले गए हैं और मरकज़ के पास जो है वो इख्तियारात नहीं है और वसाइल नहीं है, लेकिन जो कर्ज़ों का बोझ है वो सारा मरकज़ को अदा करना पड़ता है। तो अब 18वीं तरमीम जो है वो कोई सहीफ़ा तो नहीं है, उसमें तब्दीली तो हो सकती है, लेकिन ना तो इस हुकूमत के पास कोई ऐसी अक्सरियत है कि इस तरह का शोशा छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप कर नहीं सकते उसको अमेंडमेंट, तो उसके एक खाली एक ज़बानी जमा खर्च के अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई फ़ायदा है। तो अब देखते ये हैं कि मैं तो ये है कि जिस तरीके से पहले अगर 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ, अब 440 अरब रुपए के पैकेज का और दूसरा ऐलान कर दिया गया है। ऐलान की हद तक तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, देखना ये है कि क्या फील्ड के अंदर जाके ये पैसा वहाँ पे लगेगा, ये पैसा जाएगा, ये पैसा खर्च होगा। और जिस तरह उनका कि हैदराबाद और जो सखर मोटरवे है उसके हवाले से भी उनका जल्दी अनाउंस करेंगे। तो अब देखना ये है कि इसके ऊपर जो अमली इक़दाम है, मैं तो उसकी जब तक वो नहीं होंगे ये इस चीज़ों का खाली नहीं। अब ये अमली इक़दाम ये हैं, वो कह रहे हैं कि 446 अरब रुपए का पैकेज है, पूरी तैयारी हमने कर ली है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि जल्द आपको इसके असरात भी नजर आएंगे, हालात बेहतर करने की कोशिश करूंगा, वादा किया है और इस पैकेज के असरात आवाम को मिलना शुरू हो जाएंगे। बाबर डोगर साहब, ये वो जो अभी 1300 अरब रुपए का पहले हमने सुना था 1100-1200 अरब रुपए वाला, ये उस जैसा नहीं है, उस पर भी काम हो रहा होगा यकीनन। तो ये वो कह रहे हैं कि ये नजर आएगा 446 अरब रुपए का पैकेज है ये सिंध के लिए। उसामा साहब, पहली सवाल तो ये है कि ये 446 अरब कहाँ से आएंगे, कहाँ से ये जनरेट करेंगे जो इंटीरियर सिंध के लोगों के लिए खर्च करेंगे। अच्छी बात है, इंटीरियर सिंध में पसमानदगी है, ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पार्टी ने वहाँ पे कोई काम नहीं किया, और ये भी है कि पार्टी इंटीरियर सिंध से वोट भी लेती है। तो इंटीरियर सिंध में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की पेनिट्रेशन नहीं है। पेनिट्रेशन तभी बनेगी कि वहाँ पर कुछ उनको देंगे, सिंध के गरीब हारियों को कुछ देंगे, उनको कोई रोज़गार देंगे, उनको कोई डेवलपमेंट देंगे, उनको कोई तरक्की देंगे, उनके बच्चों को एजुकेशन देंगे, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे, तो तभी आपकी पेनिट्रेशन बन सकती है। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सारे पैसे जो हैं वो यहाँ सूद में चले जाते हैं। बार बार इमरान खान साहब ने बेतहाशा तकारीर में ये बात की कि मेरे पास पैसे तो कोई बचते ही नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं बचते तो हम लोगों को डेवलपमेंट के लिए क्या दें। तो 400-450 अरब रुपया कहाँ से आएगा, कैसे बचेगा? क्या ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, कोई पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, उनको तकमील है, कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं? अभी तो इसकी कोई डिटेल्स हमने आई नहीं है, तो इस पर मैं अब कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज़ ये है कि 450 अरब रुपया, सवाल तो ये है कि वो कहाँ से आएगा। पंजाब इतना बड़ा सूबा है, पंजाब के लिए आपके पास पैसे नहीं, जहाँ से आपकी पार्टी जीती हुई है, जहाँ से आपकी गवर्नमेंट बनी है, वहाँ पर पैसे देने के लिए नहीं है। KPK में पैसे देने के लिए नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास अपने पास पैसे नहीं है, ज़्यादातर पैसे आपके जो है वो सूद में चले जाते हैं। तो फिर इतना खर्चा, ये इतना 450 अरब तो मेरा ख्याल है कि वैसे ही NFC में सिंध का हिस्सा बनता होना है जो आपने अनाउंस किए। इतना तो सिंध का अपना डेवलपमेंट का बजट नहीं होना। 200 अरब रुपया, 220 अरब रुपया तो पूरे पंजाब का डेवलपमेंट का बजट है। तो सिंध गवर्नमेंट का तो इससे भी थोड़ा बजट होना है डेवलपमेंट का। तो उतना उनका डेवलपमेंट का बजट नहीं है जितना आपने इंटीरियर सिंध की डेवलपमेंट के लिए पैसे रख दिए हैं। तो बस मुझे लग रहा है कि ये अनाउंसमेंट ही है, बस इससे आगे ये कुछ नहीं है। आपको ये मामला हल होता नजर आ रहा है असद खरल साहब? ये खासतौर पर बंडल आइलैंड की जो बात की जाती है, वो कहते हैं बाहर से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाना था, बड़ी डेवलपमेंट होनी थी। ज़ाहिर है इनमें तो ये दहाइयों के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब उनके पास 2-2.5 साल रह गए बाकी इस हुकूमत के पास। उन्होंने अपील की है सिंध हुकूमत से कि जी इस पर आएँ, कुछ करें। इस पर उन्होंने मनसूख कर दिया सारा NOC, ये ना करें। सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी इस पर सोचेगी। इमरान खान कहते हैं उन्हीं का फायदा है ताकि इससे इन्वेस्टमेंट होगी, रोजगार आएगा। अब जो पैकेज की बात की आपने, मैं उसका अर्ज कर दे तो मेरा ख्याल है जिस तरह एहसास प्रोग्राम है 180 अरब रुपया उन्होंने कहा जी हमने तकसीम किया, 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को हम लेकर आ रहे हैं, 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को इसमें एहसास प्रोग्राम में। तो 180 अरब रुपए में से 33% हमने सिर्फ सिंध में दिया है, तो मेरिट पर दिया है, हालांकि हमारी यहाँ हुकूमत भी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि सिंध में चाहे उनकी हुकूमत ना हो लेकिन वो सिंध में काम करके दिखाएं।
देखिए, काम इस तरह ज़बानी दामों से नहीं होते। आप अगर काम करना चाहते हैं बंदर आइलैंड के वाले से, तो वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध के पास बैठे, उनके साथ बैठ के ये बात करें और आवाम के सामने बताएं ताकि वो उनको एक्सपोज किया जा सके। आप इस तरह यहाँ से एक अनाउंस कर देते हैं, सिंध हुकूमत जो एक स्टेक होल्डर है उसको आप ऑन बोर्ड नहीं लेते, तो उसका नतीजा फिर यही निकलेगा। अब सिंध में चले मामला हो गया, अब रिवर जो रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस पर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे तो कोई की और अपोजिशन हुकूमत नहीं, आपकी अपनी हुकूमत है, तो हम देखेंगे किस तरह ये कर लेंगे। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं हुआ, वज़ीर आज़म साहब आते हैं, वो इफ्ताह कर जाते हैं, उसके बाद एक बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं कि इतने अरब डॉलर आ जाएंगे, इतना ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। इस तरह तो नहीं होता। अब जो भी काम हो रहे हैं, आप देखें ना, 1100 अरब का आपने पैकेज का ऐलान किया था, तो मुझे आप बताएं कि 1100 अरब में से कितने आपने करोड़ या कितने लाख रुपए अब तक रिलीज़ किए या खर्च किए, या उसके लिए क्या मैकेनिज्म है। जब तक आप सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, वहाँ पे आप इस तरह खर्च नहीं कर सकते। फिर आप अभी आपने 446 अरब रुपए की जो प्रोजेक्ट की बात की है, तो क्या वो सिंध हुकूमत की उनके साथ मुआवनत के बगैर आप किस तरह खर्च कर देंगे। तो ये तो फिर वही बात है कि आप जब तक साथ बैठेंगे नहीं, उस वक्त तक ये मामलात अफ़वाम व तफ़हीम से हल हो सकते हैं। अगर आप इस तरह खर्चाता करेंगे या आप कहेंगे कि अपनी मर्ज़ी से हम इस तरह कर लेंगे किसी भी सूबे में जाके, तो या तो पर 18वीं अमेंडमेंट जब तक है उस वक्त तक तो उन सूबों के इख्तियारात को आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्लोजिंग में मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है। बाबू डोगर साहब, अब इमरान खान साहब नाम नहीं लेते बरह रास्ता, एनआरओ नहीं दूंगा, कम कर दिया उन्होंने जरदारी साहब को कि जी लूट के खा गए, सिंध में जाकर उस तरह टारगेटिंग कर रहे हैं। तो एक रास्ता वो निकाल रहे हैं। अब वज़ीर इत्तलात आ गए हैं दोबारा, फवाद चौधरी, काफ़ी अरसे से वो बात करें, मिलकर बैठे। वो पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं फवाद चौधरी, तो बेहतरी नजर आ रही है आपको कोई वर्किंग रिलेशनशिप? जिस तरह से आज सिंध में गए हैं तो उन्होंने उस तरह से भी पार्टी को लताड़ा नहीं है। वाकई उन्होंने जरदारी साहब या उनकी करप्शन की बात नहीं की, एनआरओ की बात नहीं की, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोले, तो लग रहा है कि इमरान खान साहब पे पार्टी के साथ कोई ना कोई मुफाहमत पार्लिमानी हद तक चाह रहे हैं। जी ठीक है, सही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खरल साहब, बाबू डोगर साहब आपका। ये एक मसला जब से ये हुकूमत आई है रहा है कि जी सिंध में हुकूमत नहीं है, हमारे पास पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, और एक उस तरह का रिलेशनशिप वर्किंग नहीं बन सका। जब ये NCOC बनी, कुछ वहाँ पर हमें कुछ बेहतरी नजर आई। जब ये वबा का भी दौर है, चल रहा है, तो शुरू में वो भी मसाइल नज़र आए, लेकिन कुछ बेहतरी अब आती नज़र आ रही है कि नवाज शरीफ साहब के लिए तो एक और बात करते हैं इमरान खान साहब, लेकिन जरदारी साहब के लिए कुछ शायद कोई रास्ता बनता नज़र आ रहा है। देखते हैं किसी वजह से कम से कम आम आदमी को, सिंध के रहने वाले को, पूरे पाकिस्तान के रहने वालों को, उनको कोई इससे बेहतरीन नज़र आ सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।